हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ भूगोल विषय की एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के अंतर्गत हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास भूगोल का जो सिलेबस है नेट जेआरएफ का, उसके पास उसमें जो 10 यूनिट मेंशन है, उन 10 यूनिट में वे कौन से खास कंसेप्ट हैं, वे कौन से खास टॉपिक हैं जिन्हें जानना हमारे लिए ज़रूरी है, जो आपके एग्जाम की तैयारी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। उन कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात कि आज हम ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के भीतर या ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के अंदर किस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट शब्द के बारे में आपने सुना ही होगा। तो आज हम परमाफ्रॉस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर परमाफ्रॉस्ट क्या है। इंपॉर्टेंट बात, जब आप परमाफ्रॉस्ट को पढ़ेंगे या हिंदी में से परमाफ्रॉस्ट कहें, तो जब आप परमाफ्रॉस्ट को पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये किस क्षेत्र में है। ये जो स्थलाकृतियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, इन स्थलाकृतियों का, क्योंकि ये हिमालय से संबंधित स्थलाकृतियां हैं, तो ये कहाँ पर पाई जाएंगी? ये पाई जाएंगी हिमालय वाले क्षेत्र में। तो उससे या उसे पढ़ने के लिए हमें जानना जरूरी है, परमाफ्रॉस्ट को समझने के लिए हमें जानना जरूरी है उससे रिलेटेड एक शब्दावली जिसका नाम है परिहिमानी। परिहिमानी और परिहिमानी के लिए आपस में एक शब्द आप जोड़ लें, परिहिमानी पर्यावरण। यानी कैसे क्षेत्र की बात करेंगे हम जिसे परिहिमानी पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। परिहिमानी अब एक शब्द हो गया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर परिहिमानी क्या है। आखिर हम पढ़ेंगे परमाफ्रॉस्ट को परिहिमानी पर्यावरण के भीतर। तो परिहिमानी पर्यावरण है क्या? पर्यावरण का मतलब तो हम सभी को पता है, हमारे चारों तरफ का एक आवरण। लेकिन परिहिमानी पर्यावरण यानी कौन सा आवरण? हमारे चारों तरफ के किस आवरण की हम बात कर रहे हैं? हमारे चारों तरफ के यदि हम परिहिमानी शब्द के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो इसका अर्थ है हिमानी के आसपास, यानी हिम क्षेत्र के आसपास जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, हम उसे परिहिमानी पर्यावरण कहेंगे। यानी इसे आप क्या कह सकते हैं? पेरीग्लेशियल एनवायरनमेंट। ठीक है, पेरीग्लेशियल एनवायरनमेंट में जो पेरीग्लेशियल शब्द है, यह किससे मिलकर बना है? यह बना है हिमानी के आसपास वाले क्षेत्रों से। यानी परिहिमानी का शाब्दिक अर्थ है हिमानी के आसपास। हिमानी के आसपास, हिमानी के आसपास यानी हिम क्षेत्रों की बात की जा रही है। यानी परमाफ्रॉस्ट कहाँ पाया जाएगा? यह पाया जाएगा हिम क्षेत्रों में, जो एक प्रकार की हिमानी निर्मित या कह सकते हैं हिम क्षेत्रों की स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, स्थलाकृतियों में से एक है। अब इंपॉर्टेंट बात कि ये जो परिहिमानी शब्द है, इससे तो अलग अलग चीजों में प्रयोग किया जाता है। यानी परिहिमानी शब्द को दो हिस्सों में देखा गया। आप परिहिमानी स्थलाकृतियां भी सुने होंगे और परिहिमानी जलवायु भी सुने होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि परिहिमानी जलवायु क्या है, परिहिमानी स्थलाकृतियां क्या है। ठीक है, तो इसे यानी परमाफ्रॉस्ट को समझने के लिए परिहिमानी पर्यावरण के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें परिहिमानी का अर्थ है हिमानी के आसपास वाला क्षेत्र। यानी जहां परिहिमानी की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं किसकी? बर्फीली क्षेत्र की। हम बात कर रहे हैं किस एरिया की? जो क्षेत्र किससे घिरा हो? अराउंड द आइस हो। जो क्षेत्र अराउंड द आइस हो। ठीक है, यानी हिमानी के आसपास वाले क्षेत्रों को, इससे घिरे हुए क्षेत्र को हम के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वह है परिहिमानी। परिहिमानी शब्द का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। एक तो परिहिमानी स्थलाकृति और दूसरा परिहिमानी जलवायु। तो अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि जो परिहिमानी जलवायु है यह क्या है। तो जब भी आपसे परिहिमानी जलवायु के बारे में पूछा जाए या पूछा जाए कि परिहिमानी जलवायु है क्या, तो ध्यान रखिएगा, परिहिमानी जलवायु का अर्थ है कि हम एक ऐसे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र के ऐसे तापमान की बात कर रहे हैं जहां पर
तापमान इतना नीचा होता है कि हिमपात तो हो रहा होगा, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर इतना कम या कह सकते हैं इतनी नीचे होता है कि यहाँ हिमपात तो होता है लेकिन जो हिमागार है यानी जो स्नो फील्ड है, ये जो ग्लेशियर्स है, इनका आविर्भाव नहीं होता। यानी हिमपात तो हो रहा है, हिम की वर्षा तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, जहां परिहिमानी जलवायु है यहाँ पर ग्लेशियर्स का आविर्भाव नहीं हुआ होता, ग्लेशियर्स का आविर्भाव नहीं हुआ होता। और एक और चीज आपको याद रखना है कि हिमफील्ड भी नहीं बनता, या आप कह सकते हैं कि आसपास जो हिमफील्ड है या आप कह सकते हैं जो हिमागार है, इसका भी आविर्भाव नहीं होता। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, परिहिमानी जलवायु यानी वहां का टेम्परेचर इतना कम हो गया कि वहां हिमपात हो रहा है, हिम की वर्षा हो रही है, लेकिन यहाँ जो हिमागार है, स्नोफील्ड है और जो ग्लेशियर्स है, इनका निर्माण नहीं हुआ होता। स्नोफील्ड, इनका निर्माण नहीं हुआ होता या आविर्भाव नहीं होता है अभी। ठीक है, तो ये तो हमने देखा परिहिमानी जलवायु के बारे में। अब यदि हम बात करें कि इसके आसपास वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो जो परिहिमानी वाला क्षेत्र है या आप कह सकते हैं कि हिमानी के समीप भाग में वह पूरा धरातल जो कैसा है, जमा हुआ है, जो पूरा धरातल क्या है, जमा हुआ है। तो किसका ध्यान रखिएगा कि हिमानी के आसपास का वह पूरा धरातल, हिमानी के समीप का वह पूरा धरातल जो जमा हुआ है, ध्यान रखें शब्द है वह धरातल क्या है, जो जमा हुआ है, लेकिन उसमें क्या नहीं हो रही है, गति नहीं हो रही है, उसमें क्या नहीं हो रही है, गति नहीं हो रही है, उसे ही हम कहेंगे परिहिमानी पर्यावरण। ध्यान रखिएगा, जलवायु नहीं, परिहिमानी पर्यावरण, यानी हिमानी के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर धरातल पूरा जमा हुआ होगा लेकिन वहां गति नहीं होती, उसे हम परिहिमानी पर्यावरण कहते हैं। जब हम परिहिमानी पर्यावरण की बात करेंगे या जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो ध्यान रखिएगा, परिहिमानी पर्यावरण यानी क्या, हिमानी के आसपास का एनवायरमेंट जहां पर धरातल जमा है, धरातल जमा हुआ है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, गति नहीं है, तो इसे हम परिहिमानी पर्यावरण कहेंगे। वैसे भी गति नहीं हो रही है, इसलिए वह पूरे एक क्षेत्र बन जाएगा, एक एनवायरमेंट बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ बात आती है स्थलाकृतियों के बारे में, क्योंकि हमने परिहिमानी पर्यावरण, परिहिमानी जलवायु के बारे में जान लिया। अब बात आती है परिहिमानी स्थलाकृतियों की। परिहिमानी स्थलाकृतियां क्या है, तो देखिए बहुत शुरुआती समय से ही जो परिहिमानी स्थलाकृतियां हैं, इनके बारे में बहुत सारे विद्वानों के बीच मतभेद रहे हैं, क्योंकि लगभग आप कह सकते हैं 19वीं शताब्दी से इनके बारे में जानने की कोशिश की गई। अलग अलग विद्वान निकलकर सामने आए, उन्होंने अलग अलग प्रयास किए। सबसे पहले यदि हम प्रयास की बात करें तो बहुत 1800 आप कह सकते हैं 75 के आसपास की बात है, 1874-75 के आसपास की बात है, जब पहली बार चर्चा की गई थी कि हिम से निर्मित कोई ना कोई स्थलाकृतियां तो होंगी या हिमानी से रिलेटेड कोई ना कोई स्थलाकृतियां तो होंगी। बहुत से विद्वानों ने फिर 1874 के बाद 1900 में चर्चा हुई। 1900 में भी कई बार विद्वान जो अपने मत लेकर आए थे, उनमें वे एक मत नहीं हो पा रहे थे कि आखिर किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद 1906 में कुछ अन्य विद्वान निकलकर सामने आए और उन्होंने भी इससे रिलेटेड कई चर्चाएं की कि आखिर किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं हिम से निर्मित, उनका निर्माण होता है। इस प्रकार 1909 में भी चर्चा हुई। और जो परिहिमानी स्थलाकृतियां हैं, परिहिमानी स्थलाकृतियों को लेकर बहुत कोई खास एक मत निकलकर सामने नहीं आता, लेकिन एक प्रयास किया गया था किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा, पेल्टियर नामक एक विद्वान, पेल्टियर नामक एक आप कह सकते हैं महोदय थे, ठीक है, जिन्होंने परिहिमानी स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा की और कहा कि परिहिमानी क्षेत्र वह क्षेत्र होगा जहां का जो टेम्परेचर है, यानी आप बात करें उस पूरे क्षेत्र के पूरे क्षेत्र में कितनी औसत वार्षिक वर्षा हो रही है, उसका टेम्परेचर कितना है। तो यदि इसके बारे में कोई पूछा जाए तो उन्होंने बताया कि यदि आप परिहिमानी क्षेत्रों के औसत वार्षिक तापमान की बात करेंगे तो यह लगभग -15 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। फिर उन्होंने बात की औसत वार्षिक वर्षा की,
ठीक है। तो औसत जो वार्षिक वर्षा किस क्षेत्र की, ध्यान रखिएगा, परिहिमानी क्षेत्र की जो औसत वार्षिक वर्षा है उसके बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ जो वर्षा होगी वह 120 सेंटीमीटर से लगभग 1400 सेंटीमीटर तक की होगी। अब लेकिन देखिए ये क्षेत्र कौन सा है, परिहिमानी क्षेत्र, हिमानी के आसपास वाला क्षेत्र, हिम से निर्मित क्षेत्र, यानी यहाँ वर्षा किस रूप में होगी, हिम के रूप में, हिमकणों के रूप में, हिम के रूप में वर्षा होगी। ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो औसत वार्षिक वर्षा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो परिहिमानी क्षेत्र है उसके बारे में। परिहिमानी क्षेत्र यानी कौन सा क्षेत्र, जहां का तापमान -15 सेंटीग्रेड से 0 सेंटीग्रेड तक आप औसत वार्षिक तापमान देखेंगे और औसत वार्षिक वर्षा यहाँ की लगभग 120 से 1400 मिलीमीटर आप कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मिलीमीटर है, 1400 मिलीमीटर देखने को यहाँ मिलेगी। अब इंपॉर्टेंट बात फिर बात निकलकर सामने आती है कि जो परिहिमानी स्थलाकृतियां हैं इन्हें हम कैसे देखें, इन्हें हम कैसे डिफाइन करें। ठीक है। तो इसके बारे में आगे चलकर बातें हुई और कहा गया कि जो परिहिमानी क्षेत्र है इसके बारे में एक बात ध्यान रखना है कि परिहिमानी क्षेत्र स्थायी नहीं है। क्या नहीं है, ये स्थायी नहीं है। परिहिमानी क्षेत्र के बारे में और आगे बातें हुई और परिहिमानी क्षेत्र के बारे में जो रिसर्च निकलकर सामने आई उसमें कहा गया कि जो परिहिमानी क्षेत्र है इस क्षेत्र में जो भूपटल है, आप पूरे, यदि हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो जो पूरी पृथ्वी हमारी है, आप सभी जानते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें अधिकांश हिस्सा कैसा है, परिहिमानी आवृत है, यानी यहाँ पर हिम है, हिम है यानी यहाँ बर्फ है। यह हिस्सा किससे ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ हिस्सा है। तो यहाँ पर परिहिमानी क्षेत्र के बारे में एक और तथ्य आपको ध्यान रखना है कि परिहिमानी क्षेत्र पूरे भूपटल का 5वां हिस्सा कवर करके रखता है, यानी हमारे पूरे भूपटल का 5वां हिस्सा किससे कवर है, परिहिमानी भाग से कवर है। यानी परिहिमानी क्षेत्र में जो स्थलाकृतियों का निर्माण किया गया या जो स्थलाकृतियां देखी गई वहां पर 2 प्रकार की स्थलाकृतियां, या आप कह सकते हैं कि जो परिहिमानी क्षेत्र है यह 2 प्रकार के संघटकों से मिलकर बनता है। अब ये 2 प्रकार के संघटक कौन से हैं परिहिमानी क्षेत्र के, तो जिसमें पहला संघटक है परमाफ्रॉस्ट। देखिए वही परमाफ्रॉस्ट जिसके बारे में हमने चर्चा करना है, यानी पहला घटक आप कहेंगे परमाफ्रॉस्ट को, और जो दूसरा घटक है वह है इसकी सतह। कौन सी सतह, ध्यान रखिएगा, सक्रिय सतह, इसकी सक्रिय सतह। तो आज हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, आज हम जानेंगे परमाफ्रॉस्ट को कि आखिर जो परमाफ्रॉस्ट शब्द है यह क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि परमाफ्रॉस्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था, परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग और इसके बारे में किसने कहा, तो ध्यान रखिएगा वर्ष 1947 में, जी हाँ बिल्कुल, तब जब भारत आजाद हुआ था, वर्ष 1947 में पहली बार किसके द्वारा, मूलर महोदय के द्वारा परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग किया गया था। मूलर महोदय के द्वारा परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात कि परमाफ्रॉस्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो ध्यान रखिएगा परमाफ्रॉस्ट यानी हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं या उस क्षेत्र के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है जहां पर तापमान वर्षों तक हिमांक के नीचे रहता है। ध्यान रखिएगा, यानी यहाँ पर पूरा जो तापमान है, टेम्परेचर है, वह वर्षों तक कैसे रहता है, हिमांक के नीचे रहता है। हिमांक के नीचे, हिमांक के नीचे का मतलब यानी हिमांक यानी क्या, हिम अंक, हिम अंक यानी उस अंक की बात की जा रही है जहां पर कोई द्रव क्या बन जाए, ठोस बन जाए, बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाए। अमूमन हम पानी के लिए यूज करते हैं शब्द, पानी क्या है, द्रव है। तो द्रव उस हिमांक यानी उस नंबर की बात कर रहे हैं जिस अंक पर द्रव क्या हो जाता है, हिम में परिवर्तित हो जाता है, या कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे उस पूरे पदार्थ का या उस द्रव का हिमांक कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यानी हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पर वर्ष भर तापमान कैसा होता है, यानी जिस स्थान पर जो तापमान है, जिसका क्षेत्र, उस क्षेत्र का तापमान वर्षों तक हिमांक के नीचे रहता है,
यानी हम क्या कह सकते हैं कि परमाफ्रॉस्ट क्या है? परमाफ्रॉस्ट वह भाग है जो हिमीकृत अवस्था में पाया जाता है। परमाफ्रॉस्ट कौन सा भाग है? परमाफ्रॉस्ट वह भाग है जो हिमीकृत अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, किससे निर्मित है? बर्फ से निर्मित है, नीचे गहराई तक है, इसकी बहुत 600 मीटर तक गहराई बताई जाती है। ध्यान रखिएगा, परमाफ्रॉस्ट क्या? यह वह सतह है जो बर्फ से ढकी हुई होती है। वर्षों, यह देखिए वर्षों तक यदि हिमांक से नीचे है तापमान, तो ध्यान रखिएगा कि वर्षों तक कैसी स्थिति होती है? ये स्थिति अंदर की ओर दबी रहती है, ढकी रहती है। तो यह क्षेत्र, यह हिस्सा, यह भाग क्या होगा? हिमानीकृत अवस्था में रहता है, या कह सकते हैं हिमीकृत अवस्था में पाया जाता है। तो इसी क्षेत्र को परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, इसी हिस्से को, इसी भाग को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि जो परमाफ्रॉस्ट शब्द है, इसके लिए हमने मूलर की बात की, मूलर ने इसके बारे में चर्चा की। ठीक है, एक और महोदय है जिनका नाम है, ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको नाम भी इंपॉर्टेंट है, किर्कब्रायन। परमाफ्रॉस्ट के बारे में ही आगे यदि हम चर्चा करें तो एक महोदय है किर्कब्रायन, ध्यान रखिएगा इनका नाम भी। किर्कब्रायन ने भी जो परमाफ्रॉस्ट है इनके बारे में अपनी अलग अलग रिसर्च के आधार पर कुछ बातें कही। इन्होंने कहा कि जो परमाफ्रॉस्ट है उसके लिए एक अलग शब्द भी प्रयोग किया जा सकता है, परजेलीसोल। ध्यान रखिए, परजेलीसोल। यानी यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि परमाफ्रॉस्ट के लिए परजेलीसोल नामक शब्द निम्नलिखित में से किस विद्वान ने इस्तेमाल किया था, तो आपको नाम याद होना चाहिए, किर्कब्रायन। हो सकता है यह भी पूछा जाए कि परजेलीसोल निम्नलिखित में से किन विद्वानों द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया, या आप इसमें सवाल यह भी फ्रेम किया जा सकता है कि परमाफ्रॉस्ट के लिए परजेलीसोल शब्द निम्नलिखित में से किस विद्वान ने इस्तेमाल किया था। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किर्कब्रायन ने निम्नलिखित में से किस शब्द के लिए पेलिजोल शब्द का इस्तेमाल किया था, और आपके नीचे चार आपको ऑप्शन दिए हों जिनमें से एक परमाफ्रॉस्ट हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस तरीके से यहाँ पर प्रश्नों को फ्रेम किया जाए या प्रश्नों को पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखिएगा, पेलिजोल शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था परमाफ्रॉस्ट के लिए, नाम है किर्कब्रायन। अब इंपॉर्टेंट बात, पेलिजोल का अर्थ क्या है, यानी इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है सतत जमा हुआ धरातल। सतत जमा हुआ धरातल, यानी एक ऐसा धरातल जो क्या है? लगातार जमा हुआ है। क्योंकि हमने देखा परमाफ्रॉस्ट की डेफिनेशन में कि वहां पर उस पूरे क्षेत्र का वर्षों तक तापमान कितना है? हिमांक के नीचे है, यानी वह हिस्सा वर्षों तक क्या है? जमा हुआ है, नीचे की ओर है, बर्फ में ढका हुआ है। तो इसलिए किर्कब्रायन ने इसे परजेलीसोल कहा, और इसके लिए इसका शाब्दिक अर्थ है सतत जमा हुआ धरातल। आगे परमाफ्रॉस्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो परमाफ्रॉस्ट वाला पूरा क्षेत्र है, यह इलाका है, ये कहाँ पर है? यह जो हमने अभी पृथ्वी के बारे में चर्चा किया था कि हम मान लीजिए यह पूरा धरातल है, तो उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्सों में यह पाया जाता है। साइबेरिया के नॉर्थ वाले हिस्से में पाया जाता है, यूरोप के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है, यहाँ आप कह सकते हैं कि अलास्का और कनाडा, इन दो क्षेत्रों में परमाफ्रॉस्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम निम्न अक्षांश की बात करें तो निम्न अक्षांश में बहुत अधिक ऊंचाई पर परमाफ्रॉस्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम परमाफ्रॉस्ट के एग्जाम्पल्स की बात करें कहाँ कहाँ है, तो ध्यान रखना कहाँ कहाँ है? साइबेरिया के उत्तरी भाग में, जिसे हम नॉर्डविक कहते हैं। ठीक, इस क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट देखने को मिलता है। यदि आपको गहराई के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, नॉर्डविक में इनकी गहराई 600 मीटर तक है, यानी इतने नीचे तक ये गहरे पाए जाते हैं। ठीक है, अलग क्षेत्रों में यदि आपसे पूछा जाए, सही जोड़ी मिलान के लिए आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा साइबेरियन ताइमेर, यह भी एक क्षेत्र है, क्योंकि साइबेरिया के उत्तरी हिस्से को, साइबेरियन उत्तरी क्षेत्र को नॉर्डविक कहते हैं, और इसके निचले वाले हिस्से को क्या कहते हैं? साइबेरियन ताइमेर। ध्यान रखिएगा, यदि साइबेरियन ताइमेर के बारे में पूछा जाता है तो इसकी गहराई लगभग 500 मीटर तक है, और ऐसा कहा गया है कि इसकी जो गहराई है वह 500 मीटर तक है। यदि आपसे किस वाले क्षेत्र की बात की जा रही है, अमेरिका के क्षेत्र की बात पूछी जाए, या उत्तरी अलास्का के बारे में पूछा जाए, ध्यान रखिएगा उत्तरी अलास्का, तो उत्तरी अलास्का में जो इसकी गहराई बताई जाती है वह लगभग
314 मीटर बताई जाती है, ध्यान रखिएगा 314 मीटर बताई जाती है। यदि कनाडा में पूछा जाता है तो कनाडा में इसकी जो गहराई बताई जाती है वह लगभग 450 मीटर बताई जाती है, ध्यान रखिएगा 450 मीटर। यानी ये सभी क्या है, ये परमाफ्रॉस्ट की गहराइयां हैं। हिमानीकृत जो सतह है, हिमानीकृत जो भाग है, उसकी गहराई के आधार पर इन क्षेत्रों में देखिए अलग अलग क्षेत्र है तो इनकी गहराइयां भी क्या है, अलग अलग है। और ये पूरे स्थान जो बर्फ से ढके होते हैं कई वर्षों तक, हिमांक से नीचे इनका तापमान होता है, उन्हें हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जानने की कोशिश की किसके बारे में, परमाफ्रॉस्ट के बारे में। और परमाफ्रॉस्ट किस क्षेत्र में पाया जाता है उसके बारे में अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।